बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट रिगार्डिंग द आवर फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और यू कैन से द टू डिमेंशनल मोशन ऑफ द सिस्टम। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आपके पास जो है वो टू डिमेंशनल मोशन जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस मुताबिक जो है हम इनको अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अवर कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स। ये फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स का कोर्स है और ये हमारी क्लास जो है बी एस और थर्टी स्टैटिक फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इसका कोड जो है पी एच वाई 321 है और ये सेमेस्टर फॉल 2021 के लिए है। So in the last lecture, we have a brief detail regarding what we have done in the previous lecture. As you can see here, in the previous lecture, we have discussed about the one-dimensional motion under constant acceleration. Then we have listed some unknown physical quantities जिनको हम निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं. For the sake of their computation, we compute and we make some generalized equation of motion, and these particular forms are of equations are known as equation of motion, जो कि basic definitions वगैरह थे और उससे compute की गई थी. Then we have tried apply these equation of motion on particular types of the problem, numerical problems, and we also discuss about some hints and solutions. And at the last, we also discuss about the motion graphs and that explain the graphical description of the motion. और हमने इनको भी डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप. नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट जब आपके पास मोशन जो वन डायमेंशनल होती है then the situation is quite easier to explain and handle. But when we jump into the two dimensional motion, then what will be the difficulties? तो वो क्या होनी चाहिए? What will be the type of the motion and what will be the dynamics of the body and how we can compute different dynamics of the body under different circumstances. So examples of two-dimensional motion. So is there any particular example regarding the two-dimensional motion? ऐसी एग्जाम्पल जिसके अंदर बॉडी क्लियरली दिखता हो कि हाँ जी ये ऑलवेज जो है वो टू डिमेंशनल मोशन में कर रही हैं, नजर आ रही हैं हमें करते हुए, हम उनको स्टडी करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर पर्टिकुलर एग्जांपल दैट आर द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन और उसको भी डिस्कस किया जाएगा. देन एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द numerical problems and their solution which are based upon the projectile motion and the circular motion. तो हम उसके मुताबिक भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. So two-dimensional motion क्या होगी? In a very simple word, you can see here the motion of the object that is along the two dimensions is called two-dimensional motion. So in a very simple way, you can say here कि एक ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो कि किस हो रही टू डिमेंशन के क्रॉस हो फिट अलोंग टू डिमेंशन. टू डिमेंशन से मुराद आपके पास कोई भी टू डायरेक्शन हो सकती हैं. As you can see here, x and y direction, which can also be listed as horizontal direction and the vertical direction, or you can also say that कि आपके पास जो है इन डायरेक्शंस के अलावा you also have YZ direction, YZ direction और ZX direction. ऑल दीज डायरेक्शन जो है ऑल दीज पेयर जो है इनको हम कह सकते हैं कि ये टू डायमेंशनल फॉर्म के अंदर आपके पास आ सकते हैं. तो उस हवाले से आपके पास ये तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं एक्स वाई वाई जी एंड जेड एक्स. तो इस तरह की जो भी मोशन होगी जो किसी भी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मिनिमम टू डायमेंशन रिक्वायर हो, इट इज कॉल्ड दी टू डायमेंशनल मोशन. और यू कैन से अनदर वर्ड कि द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दी प्लेन. याद रखिएगा कि जो आपके पास लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी प्लेन में मूव करता है, नॉट दैट पर्टिकुलर एरोप्लेन टाइप नहीं है ये, बल्कि आपके पास क्या है, ये ज्योमेट्रिकल प्लेन है जो कि किस पर कंसिस्ट करता है, किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. जैसा कि मिसाल के तौर पे ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये एक्स है और ये वाई एक्सिस होता है. यू कैन से अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस. तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है इट्स मूविंग अलोंग दिस प्लेन एक्स एंड वाई, then such type of the motion will be called as a two-dimensional motion.
अगर इसी तरह की सिचुएशन किसी दूसरे एक्सिस के लिए आते हो, as you can see here कि आपके पास एक्स वाई प्लेन हो या फिर वाई जी प्लेन हो, तो इसके ऊपर हो, तो यू कैन सी हियर इस तरह की मोशन जो कि वाई भी में भी हो, वो भी आपके पास टू डिमेंशनल कहलाएगी। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ जेड एक्स, as you can see here, तो ये आपके पास जो मोशन है दैट इज आपके पास अलोंग हो दी एक्स हो, और ये आपके पास जेड हो जाए, तो ये इस तरह की मोशन भी आपके पास क्या कहलाएगी, टू डिमेंशनल मोशन कहलाएगी। द कॉमन सेंस इज दैट कि किसी भी पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, तो उसके लिए आपको दो एक्सेस चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टू डिमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की अगर आपने मोशन डिस्कस करनी है तो इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ द टू डिमेंशनल मोशन। सिमिलरली मूविंग बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, ये भी आपके पास टू डिमेंशनल मोशन होती है। इन द सेम वे अ बॉल थ्रोन बाय द प्लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज अ टू डिमेंशनल मोशन, तो ये भी आपके पास क्या है, टू डिमेंशनल मोशन कहलाएगी। एंड अ कैनन बॉल फायर्ड फ्रॉम द कैनन, तोप का गोला जो है वो किसी तोप से अगर फायर किया जाता है, तो आप इसके डायनेमिक्स को अगर देखें तो ये भी एक प्लेन के अंदर मोशन होती है, और इट्स एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये उस हिसाब से प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह जब कोई प्लेयर बॉल को थ्रो करता है तो इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस वाले से ये भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल के तौर पे स्टडी किया जा सकता है। तो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन कैसे होती हैं, इसका मतलब जनरली तौर पे अगर हम डिफाइन करें तो मोस्टली आपके पास जो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन है, ये ज़्यादा मोर फंडामेंटल एग्जांपल्स के तौर पे ली जा सकती हैं एज कम्पेयर टू दी अदर वन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपके पास ऐसी मोशन है जिसके अंदर बॉडी प्योरली टू डायमेंशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर बॉडी को इनिशियली वेलोसिटी देके गाइडेड किया जाता है, और बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है जी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है इसके अंदर, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक पर्टिकुलर सेमी सर्कल टाइप डायनेमिक्स को ओबे करती है। लाजमी नहीं है ये सेमी सर्कल हो, तो उस हवाले से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आमतौर पे आपके पास सेमी सर्कुलर भी होती है, और आमतौर पे जो है थोड़ी सी पैराबोलिक शेप भी हो सकती है। ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है वो पैराबोलिक होती है। तो उस हवाले से ये जो प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं ये बॉडी की डायनामिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो प्योरली टू डायमेंशनल होते हैं। सिमिलरली द सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन भी आपके पास किसी प्लेन के अंदर मोशन होती है बॉडी की, और आप देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला हिस्सा है, तो उसके ऑपोजिट वाला पार्ट जो है वो किसी प्लेन का ये होगा। दैट इज वाई ये एरिया बना रहे हैं, और उस हवाले से इसको एक्सप्लेन करने के लिए मिनिममली टू वेरिएबल्स रिक्वायर होते हैं। दैट्स व्हाई द सर्कुलर मोशन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ टू डिमेंशनल मोशन। सो व्हाट आर द केस स्टडीज रिगार्डिंग दिस वन। तो केस स्टडी के तौर पे सबसे पहले जो है हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को लिया हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है केस स्टडी के वाले से अगर देखा जाए तो ये किस तरह से किया गया है, as you can see here, projectile motion and circular motion, there are two types of the case study for the two dimensional motion। आज जो है हम दो तरह के इसके केस स्टडी के वाले से देखेंगे। दैट इज द फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड वन इज द सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन को हमने पहले ही बता दिया है। द कुछ खूबियां हैं जो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पाई जाती हैं, आइए उसकी थोड़ी सी बात कर लें कि जब भी हम किसी भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो जो रेडियस पार्ट होगा वो सर्कुलर मोशन का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं सेंटर से लेके बॉडी की डायनेमिक्स के वो पॉइंट अगर वो हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहें, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहें फ्रॉम द ओरिजिन, तो इस तरह की जो मोशन कहलाएगी दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट, और यू कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस वाले से हम इसको कहेंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे। So you can see here every point has the equal distance with respect to the origin और सेंटर। तो सेंटर से जो है इसका सबका जो डिस्टेंस है सेम रहता है, so that's why it is called the circular motion। और ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहते हुए बॉडी जो है वो सेंटर के गिर्द घूम रही होती है, तो इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम टू वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
जो कि ऑपोजिटली मूव करता है एज कम्पेयर टू बॉडी डायनेमिक्स। बॉडी अगर ऊपर अपवर्ड मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन आपका जो होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डाउनवर्ड मूव करता है। और सेकेंडली आपके पास जो है बॉडी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से एक्सप्लेन की जाती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो आइए देखें कि हर एक बॉडी और हर एक जो केस स्टडी है इसको किस तरह से हम डील करेंगे और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें यूँ लग रहा है कि जैसे एक सेमी सर्कुलर मोशन होगी ये। बट अगर आप फर्दर एग्जांपल्स की तरफ देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी सर्कुलर मोशन। तो उस हवाले से आपके पास ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इट कुड बी ऑफ एनी शेप, जनरली कर्व शेप होती है। और हम अगर इसको जनरलाइज करें और अगर मैं इसी शेप को एक्स्ट्रापोलेट करूं, शून्य से इसको बढ़ाऊं, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट्स बिहेविंग लाइक अ पैराबोला टाइप शेप। तो जनरली तौर पे जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती हैं दे फॉलो द पैराबोलिक शेप। फिर दिस इज अ पैराबोलिक शेप। तो कौन सी चीज़ फॉलो कर रही है जी पैराबोलिक शेप? अगर आप गौर करें तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है वो एक पाथ कहलाती है फुटबॉल का। दिस पाथ इज बेसिकली नोन एज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इट इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी, TRAGCTOR। So it is the trajectory of the प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये इसका पाथ है जो कि इस फुटबॉल ने ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो फॉलो किया था। जनरली तौर पे हम ये भी कहते हैं कि जब फुटबॉल को किक किया जाता है तो ये यहाँ से लॉन्च कर दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लाइट ऑफ द फुटबॉल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी कोई बॉडी परफॉर्म कर रही होगी तो उसका इनिशियल वहाँ से अपने फाइनल पोजीशन तक का पहुँचने का जो ओवरऑल सफ़र होता है, हम उसको उसकी फ्लाइट भी बोलते हैं। तो उस वाले से इट इज़ कॉल्ड द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और ये फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो एज़ यू कैन सी हियर कि जैसा कि प्लेग्राउंड के अंदर फुटबॉलर किक कर रहा है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्ज़ाम्पल हो सकती है। इन द सेम वे एज़ यू कैन सी हियर कैनन बॉल है और कैनन बॉल फायर की गई है कैनन से। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये बन रहे हैं जी और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ बनते हैं। तो एज यू कैन सी हियर कि ग्रेविटी की वजह से द प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्चुअल मोशन जो है वो इस फॉर्म में आ रही है और ये इसके पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो एज यू कैन सी ये जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, this is called the projectile force. That is a resultant motion which depends upon the two variables, that is the vertical as well as horizontal. So this is called the projectile motion. So the two-dimensional motion of the body under the influence of gravity, under the influence of gravity is called the projectile motion. तो अगर आपके पास किसी भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर अगर कोई बॉडी मूव करती है डायनेमिक्स के साथ विद सम इनिशियल वेलोसिटी, then such type of the motion can be called as a projectile motion. बट इसके बारे में हम मज़ीद जो है डिस्कशन करेंगे दैट ए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हमें किस तरह से एक्सप्लेन करती है रिगार्डिंग दी डायनेमिक्स एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए देखें कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो मेनली अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंगली फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें चाहिए होंगी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, यू कैन सी हियर कि आपने अगर ये फुटबॉल प्लेन इसको किक मारी है तो ये मैक्सिमम किस पॉइंट तक जा रहा है। तो लैंडिंग का क्या ऑप्शन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारे लिए interesting होगा। This horizon maximum horizontal distance covered by the projectile, जिस जो just like you can say ये जो फुटबॉल है तो ये एक प्रोजेक्टाइल कहला रहा है यहाँ पे। तो फुटबॉल की मैक्सिमम डिस्टेंस उसने हॉरिजेंटली कवर किया, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। आपके फुटबॉल प्लेयर ने किसी एंगल के ऊपर उसको फुटबॉल को किक मारी है जी और वो एक हाफ डिस्टेंस के पास जाकर ग्राउंड में गिरता है। तो वो हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। So it is called the range of the projectile. Similarly, the maximum height,
the maximum vertical distance covered by the projectile is known as the height of the projectile. So it is taken as a height of the projectile. तो ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाता है, ये कंप्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली द थर्ड वन इज दैट कि आपकी बॉडी, आपकी प्रोजेक्टाइल जो है वो जिस पोजीशन, जिस एंगल से लॉन्च की गई है, दैट इज द लॉन्चिंग एंगल। तो अगर उसने यहाँ से किक मारी है तो इट्स बेसिकली द, यू कैन से दैट दिस इज द इनिशियल एंगल एंड देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी जो उसको इनिशियली बॉडी को प्रोवाइड कर दी गई है। तो जैसे ही इसको किक लगाई गई है और इसकी वजह से आपको यहाँ पे फोर्स और एनर्जी प्रोवाइड की गई है सिस्टम को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जो पोजीशन आ रही है वो ये बता रही है कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपके पास सिचुएशन जो है वो ये बता रही है कि आप यहाँ पे इनिशियल रेंज के हिसाब से और टाइम ऑफ, जो मैक्सिमम टाइम लगेगा इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में के जाने तक का, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड दी the time required for the projector, so it is called the time of flight. जो कहाँ, so as you can see here in the previous कि जहाँ से हमें इस फ्लाइट को कवर करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, ये जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, जिसके अंदर आपके पास जो बॉडी है, जो प्रोजेक्टाइल है वो इनिशियली जहाँ से लॉन्च किया जाता है और जहाँ पे एंड होता है, और वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर ही कि वो टाइम कितना लेती है, इट इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उस वाले से हमें तीन चीज़ें रिक्वायर है, दैट इज़ द रेंज, हाइट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ताकि हम फिर किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली दीज पैरामीटर विल बी क्वाइट डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जैसा कि ये हाफ प्रोजेक्टाइल वाला मेथड है जिसके अंदर इसका स्टार्ट ही विद इनिशियल हाइट से हुआ एंड इनिशियल वेलोसिटी से हुआ, तो इधर हाइट का कोई कंसर्न नहीं। हालांकि इसको हम रिवर्स फॉर्म में हाइट को निकाल सकते हैं कि जो कैनन की हाइट है वो निकाली जा सकती है इस प्रोजेक्टाइल की डायनेमिक्स के साथ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने इन टॉपिक्स के साथ देखेंगे इन अ डिटेल फॉर्म के आप किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो कर सकते हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए देर आर सम अननोन पैरामीटर्स फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमें डायनामिक्स के लिहाज से ज़रूरी हैं समझना भी और उनका जानना भी और उनका निकालना भी। सो दैट्स व्हाई एज जैसा कि आप देखते हैं कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन इन्वॉल्व की थी टू फाइंड आउट द अननोन फिजिकल क्वांटिटीज, इन द सेम वे जस्ट लाइक आपने वहाँ पे स्वात पैरामीटर्स पढ़े थे एस यू वी ए टी, और इनको हम कंबाइन करके स्वात पैरामीटर्स बनाते थे। इन द सेम वे जो हम प्रोजेक्टाइल वगैरह के लिए भी यही काम करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो इनिशियल एंगल जो है वो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, क्या रखा जाएगा, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट of the projectile motion. Then we will discuss about the initial velocity, initial velocity के लिहाज से बात करेंगे। Then we will discuss about the range of flight, और वो जो रेंज की फ्लाइट के अंदर के बॉडी ने मैक्सिमम रेंज कितनी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, द टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट रिक्वायर, तो बॉडी ने इनिशियल पास से लेकर फाइनल पोजीशन तक कितना टाइम लिया है, एंड दैट इज इक्वल टू दी हाइट ऑफ द फ्लाइट, और ये हाइट ऑफ फ्लाइट के हिसाब से बात की गई है। तो उस हवाले से यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल है, और वो वर्टिकल डिस्टेंस बनता है द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे वीक नहीं है चीज़, ज़रा गलती हो गई, आप इसको ज़रा ठीक कर लें। दैट इज बेसिकली द, यू कैन से दैट टी हेयर, तो इट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दिस इज द टाइम, और ये इसके हिसाब से चलेगा, तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को इकट्ठा करें तो याद रखने के लिए इस दफ़ा हमने इनके इनिशियल लेटर्स लिए हैं, तो इनिशियल लेटर्स के हिसाब से हम इसको याद करेंगे, और उसके मुताबिक इनका नाम रखा हुआ दैट इज दी अर्थ है। A stand for angle of inclination, I stand for the initial velocity, R stand for the range of projectile, T stand for the time of flight, and H stand for the height of the flight। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो देर आर सम प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंट्स, यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके साथ साथ ही आपने प्रॉब्लम को देख के उसकी डायग्राम को बनाना शुरू कर देना है। यू कैन सी है कि अगर आपको बॉडी को बताया गया है कि बॉडी जो है हॉरिजेंटली किसी एंगल से लॉन्च की गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द एंगल, कितने एंगल पे ये काम हो रहा है उसको ड्रॉ करें।
फिर आप उसके मुताबिक एक प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ कर दें, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप ड्रॉ करें तो इनिशियली वैल्यू को देख लें, कितनी इनिशियल वैल्यू उन्होंने दी हुई है वेलोसिटी की, वो कंप्यूट करें। फिर उसके मुताबिक जो है सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करना शुरू कर दें। जो दी हुई हैं उनको नोट डाउन करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेंज का पता है तो आप उसकी रेंज को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको उसकी हाइट का बताया हुआ तो आप उसकी हाइट को नोट डाउन करें, और अगर उसके टाइम का बताया हुआ तो वो आप वो नोट कर सकते हैं। अगर एंगल पता है तो एंगल नोट डाउन करें। इसी तरह से आपको अ, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लेबल करना होगा, रेंज के बारे में बताना होगा, हाइट के बारे में बताना होगा, और उसी के मुताबिक जो है वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और एट द एंड यू हैव टू contain the suitability of the units consistency। आपने देखना होगा कि इधर ये मीटर में है तो ये भी हाइट भी मीटर में होनी चाहिए, एंगल जो है वो रेडियन में, डिग्री में है, किस में है, इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकंड में है। तो इन सब के यूनिट्स जो है वो सेव करने रखने चाहिए। फिर आपने इनमें से फाइंड आउट करना है कि ये जो 5 पैरामीटर्स थे, एंगल ऑफ इनिशिएशन, इनिशियल वेलोसिटी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो इनमें से आपको अनरिक्वायर कौन सा है, तो आप उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर एट द एंड जो है फिर आप देखेंगे कि चूज द अप्रोप्रिएट काइनेमेटिक इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, और उसके मुताबिक सॉल्व दी अननोन्स। और उस हवाले से दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको ये पता लग जाए कि आपने अननोन कौन कौन से फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अननोन्स के लिहाज से आपके पास इक्वेशन 2 भी इस्तेमाल हो सकती हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपसे किस तरह की चीज़ों को पूछा जा रहा है। और अपने रिजल्ट्स को चेकआउट करें। चेकआउट करने का हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप अपने रिजल्ट को एस्टिमेट करके, कंपेयर करके और उनके यूनिट्स की चेकिंग के मुताबिक भी किया जा सकता है। सिमिलरली द अदर केस स्टडी वाज सर्कुलर मोशन। और अब आते हैं हम सर्कुलर मोशन की तरफ। कि सर्कुलर मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमने थोड़ा सा एक रिव्यू ले लिया। द मोशन ऑफ द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी भी बॉडी की जो सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन है। एज यू कैन सी है द बॉय जो है वो आपके पास एक स्टोन को लेके रोप के साथ बांधा हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और ये इसके साथ साथ इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर में घुमा रहा है। जबकि इन दिस वे दिस इज अ ओवर टॉप व्यू ऑफ द सिचुएशन, जिसके अंदर आपको एक वर्टिकल सर्कल के लिहाज से चीज़ को घुमा के दिखाया जा रहा है। तो ये जो है इस तरह के जितने भी पाथ होंगे, इतना जितने भी डायनेमिक्स होंगे, दीज आर कॉल्ड दी सर्कुलर डायनेमिक्स, और यू कैन से द सर्कुलर मोशन। तो ये सिचुएशन जो है आपके पास वर्टिकल पाथ के लिए हाथ से भी होती है, इट इज कॉल्ड द वर्टिकल मोशन। ये सर्कुलर पाथ की जो है वो वर्टिकल मोशन है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, जबकि इसके अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं है। तो ये भी हमने मद्देनजर रखना है। सर्कुलर मोशन जो है वो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार एग्जांपल्स के साथ मौजूद है। एज यू कैन सी द सन एंड द प्लैनेट्स आर मूव अराउंड ईच अदर विद द सर्कुलर मोशन। सन के गिर्द सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इसी तरह से अर्थ के गिर्द जो है वो मून घूमता है, और वो भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन एंड द एटम जो है वो एक दूसरे, अगर समझने के लिए बताया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है एटम के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। हालांकि वो एलिप्टिकल होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम यहाँ पे फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो जो है आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसी तरह से वी हैव सम सर्कुलर राइड्स एंड सर्कुलर ट्रैक्स, जहाँ पे हम जो है बैठ के सर्कुलर मोशन जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह की सर्कुलर मोशन जिनको हम एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर चाहिए, वो जिस तरह स्वाद पैरामीटर्स हम निकालते थे, इसी तरह से जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली किसी भी सर्कुलर पाथ को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आपको सबसे पहले इसकी एंगुलर पोजीशनिंग का पता होना चाहिए। एज यू कैन सी है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट ए है और इसका कोई फाइनल पॉइंट बी होगा, तो ऑब्वियसली देयर इज सम एंगल, और ये एंगल की डेफिनेशन है। इनिशियली बॉडी अगर ए पे थी और वो बी पे आई है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग चेंज इन द एंगल, और वो अगर सी पे जाती है तो अगेन द एंगल जो है वो और चेंज हो जाता है। तो इट्स मीन देयर इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्विंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सर जो इनिशियली है, देन we have to find out the initial angular velocity। obviously जिस angular displacement से बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, वो जो उसकी velocity होगी that is called angular velocity। then the final velocity and the angular acceleration
एंड ऑब्वियसली द टाइम लैप्स्ड कि ए पॉइंट से लेके सी तक बॉडी कितने टाइम में पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड द टाइम लैप्स। तो उस वाले से ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए निकालना इम्पॉर्टेंट है। तो कीपिंग इन व्यू दीज थिंग्स जो है, हम इसी तरह से जिस तरह हमने स्वाद पैरामीटर बनाए हैं और वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स के लिए, इसी तरह से हमने अर्थ वाले जो 5 पैरामीटर बनाए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, इसी तरह से हम जो है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम लैप्स जो है वो बना सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। और वो जो पैरामीटर है वो 5 पैरामीटर बनते हैं, दैट इज द इफत। इफत के नाम से हमने इसको याद रखने के लिए रखा हुआ है। ए स्टैंड फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आई स्टैंड फॉर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एफ स्टैंड फॉर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड A stand for the angular acceleration, T stand for the time. So इसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिंट्स वही हैं जो आप किसी भी सिचुएशन के हिसाब से रखते थे। अगर आपने किसी भी सर्कुलर पाथ वाली मोशन को एक्सप्लेन करना है और उसके अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल पाथ। आप उसको ड्रॉ करते जाए और वो वेरिएशन कितनी आ रही है, फॉर एग्जांपल दैट इज द बी पॉइंट। तो ओवरऑल डाटा थीटा, द चेंज इन एंगल, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये निकालनी है आपने। फिर आप इसके मुताबिक लेबल करते जाएं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया हो कि बॉडी जो है वो किसी ना किसी टर्न्स के अंदर काम कर रही हैं, रोटेशंस हो रही हैं, तो रोटेशन को नोट कर लें। इसी तरह से इसकी वेलोसिटी है, कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी, वो नोट कर लें। अगर कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वो नोट कर लेबल कर दें। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को लेबलिंग कर सकते हैं। उनके यूनिट्स को सेम रखें। सम टाइम जो है वेलोसिटी का यूनिट जो है रोटेशन पर मिनट होना चाहिए था, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो कुछ लोग रेवोल्यूशन पर सेकंड पे ले आते हैं। तो आपने इन सब यूनिट्स के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी रखनी है। आप रेवोल्यूशन पर सेकंड में काम करना चाहते हैं तो ओवरऑल सारी कैलकुलेशन पर सेकंड में ले आएं। अगर पर मिनट में काम करना चाहते हैं तो फिर सारी कैलकुलेशन पर मिनट के हिसाब से बनानी है। देन वी हैव टू locate the problem. Either you want to find out the angular displacement, initial angular velocity, final angular velocity, angular acceleration और time। तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपने कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है। फिर आपने कोई ना कोई चूज़ करनी है, कोई ना कोई एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन चूज़ करनी है जो आपको एक्सप्लेन करके बताती हो कि किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इनको भी पढ़ें, फिर उसके बाद जो है हम इसकी तरफ मूव करें। देन वी हैव टू सॉल्व आउट द अननोन्स और उसके मुताबिक आप कोई भी काइनेमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। So in the next section inshallah we will discuss about, obviously ये जो इंट्रोडक्शन थे ये बहुत ब्रीफ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही जो हमें रिक्वायर है। तो इन्हीं को सीखने के हवाले से जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को इन अ डिटेल फॉर्म। फिर हम एस्टिमेशन ऑफ अर्थ पैरामीटर जो है बाय टू डायमेंशनल काइनेमेटिक इक्वेशन जो है उसके साथ डील करते हुए आपको कंप्यूट करके देंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं और किस तरह से आप उनको कंप्यूट कर सकते हैं, और फिर उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, डिस्कशन है, तो आप लाजमी पूछिएगा। आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं हमें बाय जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।